हाँ चेंज करो। चलो उठ दे। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है क्या? देखिए जरा। ओके, स्टार्ट करें। कल जो लास्ट क्लास हुई थी आपकी, उसके अंतर्गत मैंने आपको लास्ट में कहां छोड़ा था? मैंने आपसे कहा था कि हम ऊष्मा की अवधारणा पढ़ेंगे। ऊष्मा की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ हीट। कार्य की अवधारणा आप पढ़ चुके थे, आपने कार्य निकालना सीख लिया था कि कार्य कैसे निकाला जाता है। अब हम ऊष्मा की बात करेंगे कि ऊष्मा क्या है, क्योंकि पूरा मेन बेस्ड जो है ये यूनिट है, जो वो क्या है, किस पर बेस्ड है? पूरी पूरी बेस्ड है आपकी इन हीट और वर्क के ऊपर डिपेंडेंट है। अब मैंने कहा कि मैं ऊष्मा की अवधारणा आप लोगों को दे रही हूं, तो ध्यान से सुनना। एक्चुअली मैंने ऐसे किया है कि मैंने नॉर्मल, मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि कैसे। जैसे कि एक चाय का कप रखा हुआ है, ऐसे एक चाय का कप है। ध्यान समझना, मैंने इसमें क्या की, चाय भरी रख दी। चाय को मेरे को पीना नहीं है, अभी मेरे को थोड़ा गरम ज्यादा है, तो मैंने इसको कहा कि ये हॉट टी है, गरम गरम चाय है। काफी सारे लोगों की तो आदत होती है गरम गरम चाय पी लेते हैं, लेकिन काफी सारे लोग ऐसे होते हैं कि 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद। तो फिर क्या देखेंगे, उसका रीजन क्या होता है कि वो उसे ठंडा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि ये थोड़ा सा इसका, अभी मेरा जो कंसेप्ट है वो मेरा सिर्फ अभी डेली एग्जांपल पे गया है। अभी मैं केमिस्ट्री के बारे में, जब मैं साइंस के बारे में बात करूंगी कि एक्चुअली हीट क्या होती है, उसके बारे में मैं भी बताऊंगी। मैंने क्या बोला कि कोई गर्म चाय है, अगर मैं ये कहूं कि मुझे इस गर्म चाय को, अभी मुझे इसे नहीं पीना, मुझे ठंडा करना है, तो एक तो कहेगा जब फ्रीज में रख दे ठंडी हो जाएगी। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। तो वो क्या होता है, चाय का कप कंटिन्यूअसली रखा रहेगा, और रखे रखे आप देखोगे कि अभी आपने जब टेम्परेचर नोट किया तो ज्यादा है, ताप, जैसे आपने देखा गर्म ज्यादा है, और थोड़ी देर बाद देखी तो गर्माई, जो उसकी गर्म जो उसके अंदर गर्माई थी वो कम हो गई, अभी थोड़ी हल्की सी ठंडी हो गई है। तो वो ठंडा होना और गर्म होना वो है टेम्परेचर की माप। ध्यान समझना, गर्म और ठंडा, हम ताप की माप को बताते हैं, जिसे आप थर्मामीटर से नापते हो ना थर्मामीटर से, कि ये टेम्परेचर, जैसे मेरा बॉडी का टेम्परेचर आपको आपको लग रहा है हाथ लगाने से गर्म है ये, तो आपने जैसे ही हाथ लगाया आपने चेक किया हाँ ये बॉडी गर्म है। लेकिन जैसे ही आप देखोगे कि आपने टेम्परेचर, जैसे अब इस ताप को आप ऐसे तो कह नहीं सकते कि गर्म है कि ठंडा है। अगर डॉक्टर बताएगा तो बताएगा कितने डिग्री सेल्सियस इसको बुखार है, यानी कितने डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। नॉर्मल टेम्परेचर आपको पता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37.5 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जैसे ही ये टेम्परेचर, अब क्या है, आपने जैसे ही आपने देखा कि वो चाय है वो धीरे धीरे ठंडी होने लग गई, यानी कि ताप के माप को आपने नापना शुरू कर दिया। ये गरम चाय का ठंडा होना, गरम चाय का ठंडा होना, वो भी रखे रखे, गरम चाय का ठंडा होना एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है हीट ट्रांसफर को, ऊष्मा स्थानांतरण को। ध्यान से समझना, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि मुझे एनर्जी ट्रांसफर, यानी कि एनर्जी के मोड्स दो होते हैं, वर्क एंड हीट। मैंने वर्क के बारे में बता दिया, अब हीट के बारे में मैं बता रही हूं। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि किसी सिस्टम, ये क्या है, इसके अंदर जो चाय भरी हुई है ये तंत्र है, ये तो समझ में आता है, और जो इसके बाहर जो है वो सब परिपार्श्विक के अंतर्गत आता है। आप देख रहे हो तंत्र और परिपार्श्विक दोनों के बीच में ये ताप का बढ़ना और घटना, ये एक्चुअली संभव हुआ पॉजिटिव और नेगेटिव टेम्परेचर। अगर पहले 100 डिग्री सेल्सियस है, वो धीरे धीरे कम होगा। अब बताऊंगी मैं कैसे कम होगा। तो क्या है कि इस ताप का बढ़ना और घटना एक्चुअली हीट ट्रांसफर को रिप्रेजेंट करता है। और ये कब तक बढ़ता और घटता रहेगा, कब तक ऊष्मा का स्थानांतरण होता रहेगा, कब तक, जब तक कि इस तंत्र का
और परिपार्श्विक का यानी कि सिस्टम का और सराउंडिंग का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। ध्यान रखना मैं क्या कह रही हूं, मैंने आपसे ये कहा है कि जब आप बात कर रहे होते हो हीट के बारे में, तो मेरा हीट के बारे में कंसेप्ट सिर्फ इतना है कि हीट का मतलब ये होता है बच्चों कि टेम्परेचर को कम करना और बढ़ाना, टेम्परेचर को कम करना और बढ़ाना। और कब तक जब तक कि दोनों टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए, यानी कि चाय जब तक ठंडी होती रहेगी, चाय का तापमान जब तक घटता रहेगा, जब तक कि इन दोनों के बीच में टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। इस टेम्परेचर के बढ़ने और घटने की प्रक्रिया जिसके द्वारा संभव हो पाती है वो है आपका ऊष्मा। समझ में आया? यानी कि मैंने क्या बोला, कोई वस्तु गर्म से ठंडी होगी, तो गर्म से ठंडी किससे होगी? गर्म और उसका ठंडापन आपने मापा किससे? टेम्परेचर से। आपने कहा इसका टेम्परेचर इतना और इसका टेम्परेचर इतना है, दोनों बॉडीज को आपने रख दिया। मतलब एक तो बॉडी कौन सी हो गई, जो ये सिस्टम रखा हुआ है ये, और दूसरी बॉडी कौन सी हो गई, जिसके साथ ये साम्य की अवस्था में आने का प्रयास करेगा, कौन? परिपार्श्विक, सराउंडिंग। मैंने कहा तंत्र और परिपार्श्विक के मध्य जब तक ऊष्मा का स्थानांतरण होता ही रहेगा, जब तक कि दोनों तंत्र और परिपार्श्विक दोनों का क्या ना हो जाए, दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। तो जरा मुझे जरा बताना कि ये जैसे मैंने दो सिस्टम रखे हैं, ठीक है, यहां इसमें एक में पानी रखा हुआ है, एक में गर्म चाय रखी हुई है, पानी और चाय। आपने क्या किया, आपका मन किया कि इस चाय को ठंडा कर दूं, तो आपने इस पानी के अंतर्गत चाय को रख दिया ऊपर, जैसे कटोरी में रख दिया, और कटोरे में रखा, तो आप देखोगे धीरे धीरे आप थोड़ी देर बाद जाओगे चाय ठंडी होती रहेगी, चाय आपको ठंडी मिलेगी, पहले से टेम्परेचर कम मिलेगा। उसका कारण क्या है? दोनों के बीच ऊष्मा स्थानांतरण होगा। अब मैं आपसे क्या पूछना चाह रही हूँ, क्वेश्चन सुनना मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर दो बॉडीज का टेम्परेचर इक्वल होगा तो क्या ऊष्मा स्थानांतरण संभव है? क्या हीट ट्रांसफर संभव है? कभी नहीं। ध्यान रखना, जब कभी भी दो बॉडीज के मध्य टेम्परेचर इक्वल होगा, दो सिस्टम के बीच टेम्परेचर इक्वल रहेगा, आप किसी भी कंडीशन में हीट को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो समझ में आया ऊष्मा क्या है? ऊष्मा ताप स्थानांतरण की वह विधि है जिसके द्वारा तंत्र और परिपार्श्विक दोनों के मध्य टेम्परेचर क्या हो? इक्वल हो, इसे कहते हैं ऊष्मा। अब देखना मैंने क्या कहा आपसे, अब मेरा मेन ऊष्मा की अवधारणा तो कुछ भी नहीं है, बचपन में खूब पढ़ी है। आप कह देते हो कि ये टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर ये है, टेम्परेचर एक के बाद एक कम होता जा रहा है, उसका कारण है ऊष्मा का स्थानांतरण। अब मेरा मेन क्वेश्चन क्या है? मेरा मेन क्वेश्चन है, एक तो ये है कि तंत्र को दी गई ऊष्मा, जैसे तंत्र पर किया गया कार्य, ऐसे तंत्र को दी गई ऊष्मा और तंत्र के द्वारा ली गई ऊष्मा, क्या कहना चाह रही हूं मैं, ये यहां इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या कहा? तंत्र को दी गई ऊष्मा और तंत्र के द्वारा ली गई ऊष्मा। तो जरा मुझे बताना, तंत्र को ऊष्मा दोगे, इट मींस आप क्या कहना चाह रहे हो? इट मींस आप कहना चाह रहे हो उसके टेम्परेचर में वृद्धि होगी, और अगर टेम्परेचर में वृद्धि होगी तो डेफिनेटली क्यू क्या रहेगा? पॉजिटिव। आप इसको तो डायरेक्ट याद करें, तंत्र को ऊष्मा जब आप दोगे तो ये पॉजिटिव होती है और तंत्र के द्वारा ली गई ऊष्मा नेगेटिव होती है। ये नोट कीजिएगा, तंत्र को दी गई ऊष्मा पॉजिटिव और तंत्र के द्वारा ली गई ऊष्मा नेगेटिव। अब जरा देखना इसको, एक कैसे होता है हीट का ट्रांसफर। ऐसे एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, सिस्टम के अंतर्गत नॉर्मल कुछ भी है, जैसे गैस है, कोई गैस है, आपका जो मन हो वो ले लीजिए। तो देखना मैंने क्या कहा, ये कोई गैस भरी हुई है इसके अंतर्गत। अब इसके बीच में इन दोनों के टेम्परेचर, ये तो रहा तंत्र, और इसके अलावा ये बाहर क्या है? परिवेश या क्या? परिपार्श्विक।
ये क्या है, तंत्र इसके अंदर, ध्यान से समझना। मैंने क्या कहा, अगर मानो इसकी ऊर्जा ज्यादा है, इसकी ऊष्मा ज्यादा है, बजाय इसके तंत्र की ऊष्मा परिपार्श्विक से ज्यादा है, तो तंत्र ताप का उत्सर्जन करेगा। ध्यान समझना, कहने का मतलब क्या है मेरा, अगर इसकी ऊष्मा ज्यादा है तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, इसकी ऊष्मा ज्यादा होने का मतलब ये है कि इसका टेम्परेचर ज्यादा है, यही तो मतलब है इसका। इसकी ऊष्मा ज्यादा का मतलब क्या है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है। तो मैंने क्या कहा, जैसे ही इसकी ऊष्मा ज्यादा होगी तो अभी इन दोनों के बीच में ऊष्मा इक्वल होनी चाहिए, यानी कि ताप इक्वल होना चाहिए। तो ऐसे समय में ताप, ये तंत्र क्या करेगा, ताप, जो एक्स्ट्रा ताप होगा वो किसको दे देगा, परिवेश को दे देगा। किसको दे देगा, परिवेश को दे देगा। और मैंने क्या कहा, अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, परिवेश का टेम्परेचर ज्यादा होगा, इट मींस क्या होगा, इन दोनों के बीच में टेम्परेचर को इक्वल करने के लिए मुझे जो इसके पास एक्स्ट्रा है वो इसको देना पड़ेगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो फैक्ट बात है। जिसके पास टेम्परेचर ज्यादा होगा वो अपना टेम्परेचर हाई टू मीडियम यानी हाई टू लो, यानी कि मेरा मतलब क्या है कि ज्यादा से कम की ओर लेके जाता है। अगर मुझे, अब खुद सोच के बताना, इसके पास ज्यादा है, ये दो लोग हैं माना, दोनों के बीच में मुझे इक्विलिब्रियम स्टेट उत्पन्न करनी है। अब मैंने क्या कहा, इसके पास कोई सामान है वो ज्यादा है, जैसे मैंने नॉर्मल बोला, इसके पास 2 बैग हैं, लगेज 2 हैं, कोई सामान के लिए कहीं जा रहे हैं, 2 बैग ज्यादा हैं। इसके पास एक ही बैग है, इसके पास 2 बैग है, इसके पास एक ही बैग है। एक बैग ना लेके अगर मैं इसको इक्वल मानूं, तो जैसे कि मैंने माना ऐसे नॉर्मल, ये 2 हो गया, और माना इसके पास 4 बैग हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, मतलब 2 बैग का मतलब समझना, 2 बैग का मतलब ये है कि इसके पास टेम्परेचर कम है, इसका टेम्परेचर कम है, और 4 बैग का मतलब क्या है, इसके पास टेम्परेचर ज्यादा है। तो जरा बताना, इन दोनों का टेम्परेचर इक्वल कब होगा, जब ये कहे कि तू मुझसे, ये हमारा पप्पू है और ये चप्पू है, ठीक है। पप्पू के पास 2 बैग है और चप्पू के पास 4 बैग है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। इसने कहा ये तो मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, मैं तो ना ले जाऊं 2 बैग। इसने कहा सॉरी, चप्पू ने कहा मेरे साथ नाइंसाफी है, मैं तो ना ले जाऊं 4 बैग। मुझे तो ये दोनों, इसको क्यों नहीं दे रहे, इसको भी तो दो। ऐसे तो क्लास में होता है, जैसे मैंने कभी किसी को डांट दिया और कोई एक स्टूडेंट दूसरा हल्ला मचा रहा है, मैंने उसको नहीं डांटा तो कहेगा मुझे क्यों डांट रही हो आप, इसको क्यों नहीं कहा आपने, सेम सेम चीज पे डांटा। तू मोबाइल क्यों यूज कर रहा है क्लास में, कि वो किस लिए कर रहा है मोबाइल यूज, तो उसने कहा दूसरे वाले ने, मैंने उसको डांट दिया, वो बैठ गया। तो दूसरा वाला अगले दिन कोई उसका फ्रेंड है वो यूज कर रहा है, तो मैंने उसको मोबाइल यूज करते हुए, मैंने बेटा बैठ जा कोई बात नहीं, फोन यूज मत कर। तो आप बोलोगे मैडम मुझे तो आपने इतनी तेज डांटा और इसको इतनी तेज डांट नहीं रही हो आप, ऐसा क्यों, किस लिए। तो वही चीज, मतलब कहने का मतलब क्या है, इसने कहा पप्पू ने कि, इसने कहा चप्पू ने कि मेरे पास 4 बैग है और इसके पास सिर्फ 2 ही बैग है, मैं तो ना जा रहा, मुझे नहीं उठाना सामान। तो वो बोलेगा ठीक है, जो तीसरा समझदार व्यक्ति होगा वो कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, 3 बैग तू रख ले और 3 बैग मैं रख लूं, यही तो है। अब तो वो संतुष्ट है, हाँ ठीक है, इसके पास भी 3 है मेरे पास भी 3 है। जब तक इसके पास 2 थे और इसके पास 4 थे, तब क्या हुआ, तब इनके इक्वल करने के लिए 4 वाले को एक बैग अपना इसको देना पड़ा, यानी कि ये हाई है और ये लो है, यानी कि हाई टू लो। ध्यान रखना, जब तक ताप का ट्रांसफर होता ही रहेगा, जब तक ऊष्मा का स्थानांतरण होता ही रहेगा, जब तक इन दोनों का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। अब मैंने क्या कहा, अब इसका क्या हुआ, जैसे ही इन दोनों के पास 3-3 बैग आ गए, तो इसलिए ये भी संतुष्ट, ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो पहले से भी 4 उठा रहा था, एक कम हो गया, खुश हो गया। इसने क्या बोला, ठीक है कोई बात नहीं, ये थोड़ा दुखी हुआ, पर इसको ये संतुष्टि है कि इसके पास भी तो 3 बैग है, तो मैं भी तो 3 बैग उठा सकता हूं। तो समझ में आया, यानी कि कहने का मतलब क्या होता है, जिसने अपना एक बैग दिया इसको, जिसने अपना एक बैग इसको दिया, ध्यान रखना उसका मतलब क्या होता है, त्यागना होता है ना। और ऊष्मा का त्याग, जो तंत्र ऊष्मा का त्याग करते हैं बच्चों, जो तंत्र ऊष्मा ताप का त्याग करते हैं, उन्हें कहते हैं ऊष्मा क्षेपी। समझ में आया, यानी कि इसने अपने एक बैग का त्याग किया, इसने ग्रहण कर लिया, और जिसने ग्रहण किया
उसके पास पहले की अपेक्षा टेम्परेचर क्या हो गया, ज्यादा, तो ये क्या कहलाएगा, ऊष्मा शोषी। मैडम मैं कैसे याद करूं, तो ऐसे याद करना, ये तो फिर भी याद नहीं होता, छेपी छेपी, मैंने तो ऐसे याद कर रखा है, शोषी। शोषी का मतलब होता है किसी चीज को शोष, मतलब अवशोषित करना, यानी कि ऐसे अपनी ग्रहण कर लेना। तो ध्यान रखना, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा जब जब तंत्र का टेम्परेचर ज्यादा होगा सराउंडिंग के साथ, ये पप्पू है और ये चप्पू है, तंत्र कौन, पप्पू, और परिवेश कौन, चप्पू। तो इसने कहा, पप्पू ने, इस चप्पू ने कहा मेरे पास टेम्परेचर अभी कम है, और इसने कहा मेरे पास टेम्परेचर ज्यादा, मैं बहुत ज्यादा गर्म हो रहा हूं। तो ये कहेगा ठीक है, ठीक है, इक्वल कर लेते हैं। तो जिसके पास ताप ज्यादा होगा ये क्या करेगा, इस ऊष्मा को इसको प्रदान कर देगा, जब तक करेगा जब तक कि दोनों टेम्परेचर क्या नहीं हो जाते, इक्वल। तो इस समय तंत्र क्या कहलाएगा, ऊष्मा छेपी। क्या कहलाएगा, ऊष्मा छेपी, ठीक है। और जो ग्रहण करेगा वो क्या कहलाएगा, ऊष्मा शोषी। जब जब कभी कभी हम जब तंत्र को ऊष्मा दे रहे होते हैं, क्या दे रहे होते हैं, तंत्र को ऊष्मा दे रहे होते हैं, तो ध्यान रखना तब तब Q पॉजिटिव होता है। क्या कहा मैंने, जब जब तंत्र को ऊष्मा हम दे रहे होते हैं तब तब Q इक्वल टू पॉजिटिव, और तंत्र से ले रहे होते हैं तब Q इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव। ये थी ऊष्मा की अवधारणा कि एक्चुअली में ऊष्मा होती क्या है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, जो मैंने इसके बाद मुझे आपको समझाना है, जो बहुत बेहद ही इंपॉर्टेंट है ना, जो बहुत बार पेपर में आया है, आप खोल के देख लेना एग्जाम पेपर लास्ट ईयर के। क्वेश्चन ये था, उत्क्रमणीय प्रक्रम में, मैंने क्वेश्चन शायद आपको दिया भी था कि आप देखकर आना, उत्क्रमणीय प्रक्रम में किया हुआ कार्य या किया गया कार्य अधिकतम होता है। सिद्ध करो, बहुत इंपॉर्टेंट। पहली बात तो मुझे इसका लॉजिक है कि ऐसा क्यों, मैंने ये क्या कह दिया कि मैंने इसको उत्क्रमणीय प्रक्रम कह दिया और कार्य से रिलेट कर दिया। उत्क्रमणीय प्रक्रम जरा बच्चों याद करो क्या था। मैडम आपने दो एग्जाम्पल दिए थे, एक तो आपने कहा था ईंट वाला एग्जाम्पल और आपने एक रेत वाला एग्जाम्पल दिया था, जिसमें आपने क्या किया, एक सिस्टम के ऊपर ऐसे एक पिस्टन के अंदर, एक गैस के अंदर, सिलेंडर के अंदर ऐसे गैस भरी हुई है, ध्यान है। मैंने इसमें क्या कहा था, ध्यान होगा, मैंने आपको कहा था यहां मैंने फनल लगा दी, एक कीप लगा दी, और इस कीप से कंटिन्यूअसली रेत का मैं प्रवाह देख रही हूं। अब जैसे ही मैं इस पे रेत का प्रवाह देख रही हूं तो मैंने एक कण गिरा रेत का, माना दूसरा कण गिरा रेत का, माना तीसरा कण गिरा रेत का, ऐसे करके करके रेत के कण गिरते चले गए। तो आप कंटिन्यूअसली उसे देखते रहोगे तो आप कोशिश करोगे देखने की कि पिस्टन जो है वो हल्का सा नीचे आया है। क्या आया है, हल्का सा नीचे। इसे तो कहते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम, इसे ही तो कहते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम। अब जरा देखना, अब मैं कहां लेके जा रही हूं आपको। चलते हैं हम, मेरे जो ये हेडिंग है इसके ऊपर, चाहे तो भले आप डाल देना उत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया कार्य। अब देखना, जैसे मैंने क्या कहा, ये डेरिवेशन रहेगा हमारे पास, तो देखना जरा। माना कि ये मेरे पास एक गैस भरी हुई है एक पिस्टन के अंतर्गत। आपको ध्यान है मैंने दो दाब बताए थे, एक तो एक्सटर्नल प्रेशर और एक बताया था मैंने इंटरनल प्रेशर। मैंने एक्सटर्नल प्रेशर को क्या कहा था, एक्सटर्नल प्रेशर को मैंने कहा था प्रतिरोधी, जो इस गैस के द्वारा लगाए गए दाब का प्रतिरोध करता है। क्या करता है, प्रतिरोध करता है। मैं आपको वहां लेके चलूंगी, क्योंकि मुझे उस टाइम भी मैंने कहा था कि आप ध्यान रखना कि जब कोई गैस के कण दाब लगा रहे होते हैं तो उसे कहते हैं प्रेरक दाब, और जब ऊपर से कोई उस दाब को रोकने का प्रयास करता है उसे कहते हैं बच्चों प्रतिरोधी दाब। मैंने यही कहा था। अब देखना ध्यान से, माना मेरा पिस्टन यहां है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूं, अभी मत कहना मैडम उत्क्रमणीय प्रक्रम में तो आपने ऐसे लिया था। यहां माना मेरा पिस्टन है, ठीक, प्रोसेस वही चल रहा है, प्रोसेस वही चल रहा है, वही मैंने एक फनल लगा दिया, वही मैंने रेत के कण डाल रही हूं इस पे। मैंने आपको कहा था उत्क्रमणीय प्रक्रम को जहां चाहे वहां रोक सकते हैं। क्या कहा था मैंने कहा था जहां चाहे वहां रोक सकते हैं। तो आपने मैडम ये भी कहा था कि एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए लगभग।
जब ही तो, पर नष्ट होने वाले नहीं होने चाहिए, ध्यान होगा, नॉन वॉलेटाइल होने चाहिए, नष्ट होने वाले नहीं होने चाहिए, ये कहा था मैंने। अब देखना, मैं अपनी बात पे बिल्कुल अड़े हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रही हूं। मैंने क्या बोला कि अभी मैंने इस पर रेत के कण धीरे 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 चल रहे हैं। अब मैंने इसे उत्क्रमणीय प्रक्रम क्यों कहा वो चीज समझा रही हूं। अभी मेरे पास ये कंसेप्ट ही नहीं है, छोड़ो, अभी मेरे पास सिर्फ एक कंसेप्ट है, कौन सा, एक तो प्रेरक दाब वाला और एक कौन सा, प्रतिरोधी दाब वाला। ठीक है, अगर मैं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की बात करूंगी, इट मींस मेरा कहने का मतलब क्या है, प्रतिरोधी दाब प्रेरक दाब से ज्यादा है, ये चीज समझ में आ रही है। प्रतिरोधी दाब प्रेरक दाब से ज्यादा होने का मतलब क्या है, एक्सटर्नल फोर्स इंटरनल फोर्स से बहुत ज्यादा है। ईंट वाला एग्जांपल, जैसे ही आपने ईंट रखी वैसे ही तुरंत की तुरंत पिस्टन नीचे खिसक गया, उसे वापस नहीं ला सकते। ध्यान हो तो मैंने कहा था, ऐसे मैंने कोई चीज ऊपर से गिराई और वो कोई सहारा लिए बिना ही नीचे गिर रही है तो धड़ाम से गिरेगा, लेकिन अगर वो रोप के सहारे उतरे नीचे तो वो कभी भी उसका मन होगा कि मुझे नीचे नहीं जाना, तो वो तुरंत रोप के सहारे ऊपर चढ़ जाएगा, कहा था ना मैंने। अब देखना, मैंने क्या कहा कि मेरा पिस्टन यहां है, बाहर से मैं दाब लगा रही हूं, बाहर से मैंने दाब लगाया तो मैंने उस दाब को हटाना शुरू किया। अभी इसका वॉल्यूम ये है, मैंने क्या कहा था, एक्सटर्नल फोर्स को अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के अंतर्गत आप नहीं हटा सकते, मैंने कहा था एक्सटर्नल फोर्स को यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर को आप नहीं हटा सकते। क्यों, ईंट को एक बार लग गई तो चाहे वाली बीच से हटाओ चाहे कहीं से भी हटाओ, वो पिस्टन तो नीचे जा चुका, पिस्टन तो अरे ये गिर गया, ऊपर से नीचे गिर गया, उसके बाद उठा लो, पैर हाथ टूटे तो टूटे, इसमें क्या करें हम। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर मैंने ये प्रतिरोधी दाब बाहर से हटाना प्रारंभ कर दिया तो माना मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा हटाया, फिर उसके बाद और थोड़ा सा हटाया और थोड़ा सा हटाया, तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि अब ये पिस्टन धीरे धीरे ऊपर आएगा कि नहीं आएगा। मैंने कहा था रोप का एग्जांपल लोगे आप इसमें, मैंने क्या कहा, रेत यानी कि अभी उसका जैसे वो रोप से नीचे उतर रहा है, रोप का सहारा लेके, उसका मन किया, आधे रास्ते पे उसे मम्मी की याद आ गई कि मुझे जाना ऊपर, में नहीं जाना नीचे। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में मैंने आपको समझाया था कि वो कभी भी मन चाहे जब ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन जैसे ही जब उत्क्रमणीय प्रक्रम की बात करोगे, जैसे ही वो रोप का सहारा लेगा तो वो तुरंत की तुरंत उससे चढ़ जाएगा ऊपर, चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा। यानी कि अगर मैं यहां से इस दाब को, बाहर से प्रतिरोधी दाब को कम करती जाऊं कम करती जाऊं कम करती जाऊं तो ये पिस्टन ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसीलिए मैंने इसको उत्क्रमणीय प्रक्रम कहा है, इसीलिए मैंने इसको उत्क्रमणीय प्रक्रम कहा है। स्टूडेंट, अगर इसका वॉल्यूम V1 है और इसके पिस्टन के खिसकने के बाद इसका वॉल्यूम V2 है या नहीं, इसका वॉल्यूम क्या है, V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है, तो आप बताना प्रसार हो रहा है गैस का, प्रसार हो रहा है गैस का कि संपीड़न। तो क्या हो रहा है, गैस का वॉल्यूम V1 से V2 की, अरे पहले इतनी सी जगह में है अब इतनी जगह में हो गया, वॉल्यूम बढ़ाया नहीं बढ़ा, इट मींस V2 इज ग्रेटर देन V1 है या नहीं, V2 इज ग्रेटर देन V1 है। इट मींस मैं क्या कहना चाह रही हूं, उत्क्रमणीय प्रक्रम प्लस प्रसार कार्य। क्या कहा मैंने, प्रसार कार्य की बात कर रही हूं। ध्यान रखना, बहुत बार ये ऐसे ही पूछता है, प्रसार सिद्ध करो कि प्रसार कार्य में किया गया कार्य क्या होता है। प्रसार कार्य में किया गया कार्य हमेशा अधिकतम होता है या प्रसार कार्य हमेशा अधिकतम होता है। अगर मैंने ऐसे कहा है तो V2, अब ये अधिकतम कैसे, गैस धीरे धीरे, अरे जो इंसान पहले नीचे उतर रहा है पहले उसने तब काम किया और फिर ऊपर से वापस ऊपर जाने में उसे डबल मेहनत करनी पड़ गई, तो फिर ये कार्य तो अधिकतम हो जाएगा। यानी कि गैस पहले संपीड़ित हो फिर प्रसारित हो, दो दो काम करने पड़ गए। तो स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा, ये प्रसारित कार्य में इसलिए इसका किया गया कार्य अधिकतम होता है। अधिकतम होगा तो ध्यान होगा, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, W इक्वल टू, ध्यान होगा, माइनस के, चलो इंटीग्रल बाद में करेंगे, माइनस के, है या नहीं, है या नहीं, ये डीवी। एक्चुअली ध्यान रखना, हम इस थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर, थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत कभी कभी डेल्टा वी का भी उपयोग करते हैं, कभी कभी हमें जरूरत होती है तब डीवी का भी उपयोग करते हैं, कभी कभी जरूरत होती है तो डेल वी का भी उपयोग करते हैं। इस बुक के अंदर स्पेशली लिखा हुआ है कि हम आवश्यकता पड़ने पर कभी कभी डेल वी के स्थान पर डीवी का भी उपयोग करेंगे और कभी कभी डेल वी के स्थान पर डेल्टा वी का भी उपयोग करेंगे। इसका कारण क्या है, इसका कारण इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि थोड़ी कंफ्यूजिंग रहती है, तो उसका कारण यही है कि
वैज्ञानिकों ने क्या किया, जब जरूरत हुई जब डेल वी ले लिया, आंशिक जब कभी जरूरत हुई तब पूर्ण अवकलन ले लिया, और कभी कभी जरूरत हुई तब अंतर भी ले लिया। अब देखना, ध्यान आया माइनस क्यों है ये? प्रसार कार्य में किया गया कार्य नेगेटिव होता है, ध्यान रख लेना। मैंने क्या बताया था, माइनस के पीडीवी V2 माइनस V1 और V2 इज ग्रेटर देन V1 होगा, तो माइनस कैसे आया था ये भी बताया था। फोर्स जो है उस गैस के किए गए कार्य के अपोजिट साइड में, और अपोजिट साइड में है तो इसलिए मैंने नेगेटिव लगाया था। क्या लगाया था? नेगेटिव लगाया था। ये आवाज बीच में रुक रही है ना, तो अभी अभी तेज आ रही थी फिर एकदम से रुक गई। अच्छा आप बंद कर रहे हो क्या? अच्छा अच्छा, मैंने क्या कहा, माइनस के पीडीवी। अब देखो, अब मुझे ये ऐसे चलेगा पिस्टन, थोड़ा सा ये बाहर निकाल के बताऊं। पहले पिस्टन यहां, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर पिस्टन यहां, फिर पिस्टन यहां, फिर पिस्टन यहां, ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है। तो पहले मैं ये करूं, ये एरिया निकालूं, फिर क्या करूं, ये एरिया निकालूं, ये एरिया निकालूं, आपस में इन दोनों, इन सबको, इन वॉल्यूम को टोटल करके मैं निकाल सकती हूँ, निकाल लूंगी। बहुत टफ नहीं हो जाएगा अलग अलग चीजों का निकालना। तो हम एक कंसेप्ट जानते हैं समाकलन का, कि हम V1 से V2 के बीच समाकलन करा दें, V1 से V2 के बीच समाकलन करा दे तो आसानी से करा सकते हैं। तो देखना, मैंने यहां समाकलन करा दिया है, समाकलन करा दिया कहां से कहां तक, V1 से V2 के बीच। क्या कहा मैंने, V1 से, समझ में आया? इसको उत्क्रमणीय प्रक्रम क्यों कहा, उत्क्रमणीय प्रक्रम क्यों कहा, और अधिकतम कार्य क्यों कहा, क्योंकि वो कितना काम करना पड़ा इसलिए ये अधिकतम कार्य हो गया। तो ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, अब क्या लिख रही हूं मैं, इसको ध्यान समझना। W मैक्सिमम, अधिकतम ले दिया है मैंने, इक्वल टू W रिवर्सिबल, बराबर, ध्यान रखना, जिस के साथ डील, ये बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए, बाकी तो सब जानते हैं मैथ वाले कैसे करना है। ध्यान समझना, ये V है और ये लिमिट किसकी लगी हुई है, V1 से V2 के बीच लिमिट लगी हुई है, V1 से V2 के बीच लिमिट लगी हुई है। लिमिट जिसकी लगी हुई होती है हमें बस सिर्फ उससे मतलब है, बाकी तो सब कांस्टेंट के अंतर्गत आएगा। जितना मेरे को पता है, मुझे इतनी नॉलेज, अब आप मत कहना मैडम काफी सारी जगह पे हम ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं हम प्लस सी करके, तो वो चीज नहीं देखनी हमें। मेरा मेन मकसद आपको ये समझाने का है कि जब भी कभी यहाँ V होगा, जिसके साथ V होगा, हमें मेन उसी का इंटीग्रल करना है। यहाँ पे dV के साथ V है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती, माइनस बाहर, ये P कांस्टेंट, P बाहर, ये क्या आ गया, dV कहां से कहां तक, V1 से V2 तक। ओके, यहां जरा निकाल लो, W मैक्सिमम बराबर माइनस के P, देखना, माइनस के P बराबर, माइनस के P, इसका इंटीग्रल जानते हैं आप क्या होगा, इसका इंटीग्रल क्या होगा, इसका इंटीग्रल, अच्छा ये जो है थोड़ी सी जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है जरा देखना, इंटीग्रल हम, जैसे मुझे dx का इंटीग्रल करना है, ध्यान से समझना, मुझे जैसे dx का इंटीग्रल करना है x1 से x2 के बीच। जब मैंने कहा कि dx का इंटीग्रल करना है x1 से x2 के बीच, तो ये 1 का मल्टीप्लाई मानेंगे इसे, और 1 का इंटीग्रल x के प्रति हमेशा जो इसके प्रति कर रहे होते हैं वही होता है x। एक्चुअली ध्यान करना, अवकलन समाकलन की जो समाकलन है वो अवकलन की व्युत्क्रम प्रक्रिया है। x का डिफरेंशियल अगर 1 है, ध्यान समझना, x का अवकलन अगर 1 है तो dx का समाकलन x होगा, क्योंकि dx को हम 1 इंटू dx लिख सकते हैं। जब x का अवकलन 1 है तो 1 का समाकलन क्या होगा, x। इसे साइड में नोट कर लेना आप, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट जिनको नहीं पता हो कि मैडम इंटीग्रल ये होते हैं, तो ध्यान रखना। अब क्या है, ये dv है, dv है, तो क्या इसे ऐसे नहीं कर सकते, v